इल्लीगल माइनिंग के ऊपर बनी एक और सीरीज़। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है द जेंगाबुरु कर्स। ये सीरीज़ इसी वीक सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में फरिया अब्दुल्ला, नासिर और मकरंद देशपांडे जैसे बढ़िया कलाकार हैं। इनके अलावा जितने भी सहायक कलाकार हैं उनका काम भी ठीक ठाक सा ही है। नील माधव पांडा की बाल श्रम पर बनी फिल्म आई एम कलाम को रिलीज हुए अब 13 साल करीब हो चुके हैं। फिर शौत समच्चा पर उनकी फिल्म आई हल्का, उसको भी करीब 5 साल हो चुके हैं। बीच में वह कौन कितने पानी में और कड़वी हवा जैसी फिल्में भी बना चुके हैं। नील का सिनेमा अपने ग्राउंडेड होने की वजह से पहचाना जाता है। दर्शकों को उनकी कल्पनाओं के आसमान का कुछ भी अंदाज़ा रहता है। ऐसे में जब सोनी लिव ने यह प्रचारित किया कि नील अपनी बनाई पहली वेब सीरीज़ में क्लाइमेट फिक्शन यानी क्लाईफाई जैसा कुछ दिखाने वाले हैं, तो नील को जानने वालों का उत्साहित और उत्तेजित होना तो लाजमी था। सोनी एंटरटेनमेंट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत जैसे चर्चित देश के पर्यावरण में साजिश की कहानी दिखे तो उसकी दिलचस्पी तो जागेगी। जाहिर है कि ऐसे किसी विषय को बातचीत में ही बेच देना किसी भी फिल्मकार के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मुंबई में चर्चा तो यही है कि इस सीरीज़ के 7 एपिसोड के लिए नील को सोनी लिव ने करीब 70 करोड़ रुपए दिए हैं। ये चर्चा अली अब्बास जफर की फिल्म ब्लडी डैडी का बजट 170 करोड़ होने जैसी हवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर इसमें वाकई कुछ दम है तो फिर ये OTT कारोबार को लगनी शुरू हो चुकी दीमक की शुरुआत है। औसतन 45 मिनट के हर एपिसोड की 7 एपिसोड वाली ये सीरीज़ उत्सुकता तो जगाती है, लेकिन सीरीज़ देखना शुरू करते ही ये सारा जोश पहले एपिसोड के आखिर तक ठंडा हो जाता है। नील माधव पांडा बेहतरीन निर्देशक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसी भी कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने के लिए एक थ्रिलर में जो बातें होनी चाहिए वो इस सीरीज़ द जेंगाबुरु कर्स में मिसिंग है। नक्सल प्रभावित एक इलाके में पर्यावरणवादी के मारे जाने की खबर उसकी लंदन में काम कर रही बेटी को मिलती है। बेटी भागकर इंडिया आ जाती है। पता चलता है कि जो शव मिला है वह किसी और का है। उसके पिता के दोस्त बेटी की मदद के लिए आगे आते हैं। दोनों मिलकर खोजबीन भी शुरू करते हैं तो बताया जाता है कि उसका नक्सलियों के नेता ने अपहरण कर लिया है। कहानी के बीच में एक चिकित्सक है जो नक्सलियों की सेवा में लगा हुआ है। कहने को वह एक क्लिनिक चलाता है जिसका नाम है 1 रुपए वाला अस्पताल। वहाँ के पानी में जहर घुल चुका है और पानी के टैंकर लेकर जाने वाले वाहनों को लूटने की कोशिश में पता चलता है कि इलाके में चल रही खनन कंपनी के इरादे अब ठीक नहीं हैं। द जेंगाबुरु कर्स ऐसे किसी भी इलाके की कहानी हो सकती है जहाँ कोई खनन कंपनी अपना एकाधिकार जताना चाहती हो। कहानी में रस भी बनता दिखता है, लेकिन फिर एकाएक चूही बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। फिरंगियों की कहानी में एंट्री होती है और बात कोरिया तक पहुंच जाती है। पर्यावरण के आसरे चल रही कहानी एकदम से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बनने लगती है और दर्शक समझ नहीं पाता कि उसने क्या देखना शुरू किया था और अब उसको क्या देखना पड़ रहा है। नील माधव पांडा के नाम का ग्लैमर उनके इस लेखन और निर्देशन से एकदम से बिखर जाता है। द जेंगाबुरु कर्स का लेखन और निर्देशन तो एवरेज है ही, लेकिन टेक्निकल टीम का काम भी बहुत ही निचले दर्जे का है। पॉलो पेरेज की सिनेमाटोग्राफी ऐसी है कि इससे अच्छा काम तो स्कूल से निकले बच्चे भी कर सकते हैं। कहानी के हिसाब से कैमरे का कोई कनेक्शन ही नहीं, कहीं भी कुछ भी दिख जाता है। जो छिपे हैं वे दिख रहे हैं, जो पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं उनको उसी समय पे बताना ज़रूरी है कि पानी पीने लायक नहीं, तो वो हैं भी वहाँ के वासी। मतलब कुछ भी चल रहा है। जब एक को पता चलता है तो सबका पता होना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाया गया। परमजीत सिंह पम्मा के फिल्माए गए एक्शन दृश्य भी बहुत ही एवरेज हैं। वेब सीरीज़ द जेंगाबुरु कर्स देखने के 2 बड़े आकर्षण थे। एक तो ये कि ये नील माधव पांडा की बनाई हुई थी और दूसरा इसमें नासिर और मकरंद देशपांडे जैसे अनुभवी कलाकार थे। हैदराबाद की फरिया अब्दुल्ला हालांकि कहानी का सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन विदेश में पढ़कर लौटी बॉन्ड्रिया समुदाय की एक लड़की अपनी मातृभाषा तक भूल चुकी है और इसके चलते लोकल मीडिया के उपहास का पात्र बन जाती है। ये बात बहुत ही अजीब लगी। कहानी के शुरू में ही हालांकि इशारा पाताल में सो रहे नाग देवता को ना जगाने का रहता है, लेकिन इस सूत्र को
इतने हल्के तरीके से नील ने दिखाया, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। अभिनय के मामले में पूरी सीरीज़ का एक भी कलाकार अपना असर नहीं छोड़ पाता, जिससे लगे कि ख़त्म होने के बाद कि हमने कुछ ऐसा देखा जिसमें फरिया अब्दुल्ला या नासिर जैसे बढ़िया कलाकार थे। फरिया अब्दुल्ला को लेकर भी काफ़ी रुचि दर्शकों को रही होगी, लेकिन एक आदिवासी समुदाय की विदेश में नौकरी कर सकने वाली लड़की के कैरेक्टर के रूप में वो भरोसा जीतने में नाकाम रही। नासिर का काम भी एवरेज ही है, वह जो बोल रहे होते हैं उनका कनेक्शन ही ठीक से नज़र नहीं आता। मकरंद देशपांडे अब जैसे कैरेक्टर हैं, उनकी अभिनय पर अब धीरे धीरे धब्बा लगने लगा है। बाकी कलाकारों का काम भी यहाँ बस भर्ती का ही है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।